दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं तलाक से संबंधित साधारण उपकरण के बारे में। तो चलिए बात करते हैं धारा 102 के बारे में। तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि यह धारा बताती है जब कोर्ट किसी तरह की तलाश के लिए सर्च वारंट जारी करता है तो उस वारंट को पुलिस कैसे लागू करेगी, वारंट किसके नाम पर जारी होगा और पुलिस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होगी। यह सब बातें वैसे ही तय होंगी जैसे किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के वारंट के मामले में होती है। धारा 32, धारा 72, धारा 14, 80, धारा 81 के ऊपर जहां तक हो सके उन सब हलाती वारंटों को लागू होंगे जो धारा 96, धारा 97, धारा 98 या धारा 100 के अधीन जारी किए जाते हैं। इसमें कहा गया तलाशी लेते समय अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करें। गिरफ्तारी वारंट से जुड़े नियम जैसे वारंट किसे सौंपा जाएगा और तलाशी कराया गया खास धाराओं में जैसे 96, 97, 98 या धारा 100 के तहत जारी होने वाले सर्च वारंट पर भी लागू होंगे। अब बात करते हैं धारा 103 के बारे में। धारा 103 बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। क्लोज वन, जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने, निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका बाहर साधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की जो वारंट का निष्पादन कर रहा है मांग पर वारंट के प्रस्तुत किए जाने पर उसे उसमें आकर प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। धारा 103 कहती है अगर पुलिस या कोर्ट का कोई अधिकारी कानूनी वारंट के साथ किसी जगह की तलाशी या निरीक्षण करने जाता है जो बाहर या अंदर से बंद है, जैसे कोई बंद मकान, गोदाम, दुकान, तो वहां रहने वाला उस जगह के इंचार्ज मालिक बाहर साधक व्यक्ति की यह कानूनी जिम्मेदारी होगी जब पुलिस अधिकारी सर्च वारंट दिखाए और अंदर जाने की मांग करे तो वह उसे बिना किसी रुकावट के अंदर आने, वह तलाशी के काम में पुलिस की पूरी मदद करे और सभी जरूरी सुविधाएं दे। क्लोज के बारे में बात करते हैं। उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 44 की धारा 2 द्वारा उद्बंधित रीति से कार्रवाई कर सके। धारा 103 का क्लोज 2 कहता है जब पुलिस सर्च वारंट लेकर किसी बंद मकान या दुकान पर जाती है तो वहां के मालिक या मैनेजर को पुलिस को बिना रोक के अंदर आने देना होगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति जानबूझकर दरवाजा नहीं खोलता या पुलिस को अंदर नहीं आने देता है तो पुलिस अधिकारी के पास यह अधिकार है कि वह ताला या दरवाजा खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो सकता है, जैसे कि धारा 44 की उपधारा 2 में बताया गया है। अब बात करते हैं धारा 103 क्लोज 3, जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर ऐसी कोई वस्तु छिपाई हुई है जिसके ये तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकेगी और यदि वह व्यक्ति महिला है तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य महिलाओं द्वारा ली जाएगी। क्लोज 3 का कहने का मतलब है कि अगर पुलिस को शक है कि उस जगह पर मौजूद कोई व्यक्ति अपने कपड़ों या शरीर में कोई सबूत छिपाए हुए है तो पुलिस उस व्यक्ति की तलाशी ले सकती है। अगर वह व्यक्ति महिला है तो उसकी तलाशी केवल कोई दूसरी महिला ही लेगी और वह भी पूरी शालीनता और शिष्टता का ध्यान रखते हुए कोई पुरुष बॉडी को टच नहीं कर सकता। अब बात करते हैं क्लोज 4 के बारे में।
इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने वाला ही तलाशी में उपस्थित रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिए जाने वाला स्थान है, दो या अधिक संतृप्त प्रतिष्ठित निवासियों को या उस मोहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है, तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे निवासी को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकता है। क्लोज कोट कहता है कि पुलिस अपनी मर्जी से अकेले ही तलाशी नहीं शुरू कर सकती, ताकि बाद में कोई यह न कहे कि पुलिस सामान रख दिया है। तलाशी शुरू करने से ठीक पहले पुलिस को उसी मोहल्ले के दो या उससे ज्यादा सम्मानित और संतृप्त नागरिकों को गवाह के रूप में बुलाना होगा। अगर उस मोहल्ले में कोई गवाह न मिले या तैयार न हो तो किसी दूसरे मोहल्ले के लोगों को बुलाया जा सकता है। पुलिस उन्हें गवाह बनने के लिए लिखित आदेश भी दे सकती है। अब बात करते हैं क्लोज 5 के बारे में। तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसे तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहित सब चीजों की और जिन जिन स्थानों में वे पाई गई है उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्ष्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से तलाशी साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा उस दशा में की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो। विशेष रूप से समन किया गया हो। क्लोज 5 कहता है कि तलाशी पूरी तरह से उन गवाहों के सामने ली जाएगी। तलाशी में जो जो सामान मिलेगा पुलिस उसकी एक पूरी लिस्ट सूची बनाएगी और यह भी लिखेगी कि कौन सा सामान किस कमरे या अलमारी से मिला है। इस लिस्ट पर उन गवाहों के साइन हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। गवाह बनने वाले व्यक्ति को सिर्फ गवाही देने की वजह से बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे जब तक कि कोर्ट खुद उसे स्पेशल समन भेजकर न बुलाए। अब बात करते हैं क्लोज 6 के बारे में। तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्ष्यों द्वारा हस्ताक्षर सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। क्लोज 6 कहता है कि जिस मकान या जगह की तलाशी ली जा रही है वहां के मालिक या उसके किसी प्रतिनिधि को पूरी तलाशी के दौरान वहां खड़े रहने और देखने का पूरा अधिकार है। तलाशी पूरी होने के बाद गवाहों के साइन वाली जब्ती सूची लिस्ट की एक कॉपी मुफ्त में उस मालिक को दी जाएगी। अब क्लोज 7 की बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति की तलाशी उप धारा 3 के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। क्लोज 7 कहता है कि अगर उपधारा 3 के तहत किसी व्यक्ति की पर्सनल तलाशी बॉडी सर्च ली गई है और उसके पास से कुछ बरामद हुआ है तो उसकी भी एक अलग लिस्ट बनेगी और उसकी एक कॉपी उस व्यक्ति को दी जाएगी। क्लोज 8 की बात कर लेते हैं। कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में उपस्थित रहने और साक्षी बनने के लिए लिखित आदेश द्वारा जो उसे परिदत्त निवेदित किया गया है बुलाए जाने पर ऐसा करने से उचित कारण के बिना इनकार या उसमें अपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा 222 के अधीन अपराध किया है। क्लोज 8 कहता है कि अगर पुलिस ने किसी नागरिक को लिखित आदेश देकर तलाशी का गवाह बनने के लिए बुलाया है और वह व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के मना कर देता है या लापरवाही करता है तो इसे अपराध माना जाएगा। उस व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता
2023 की धारा 222 के तहत सरकारी कर्मचारी के आदेश की नाफरमानी करने के जुर्म में कार्रवाई की जा सकती है। हम बात करें धारा 104 के बारे में, अधिकारिता की परितलाशी में पाई गई चीजों का विवरण। जब तलाशी वारंट को किसी स्थान में निष्पादित करने में जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे उन चीजों में से जिनके लिए तलाशी ली गई है कोई चीजें पाई जाए तब वे चीजें इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई उनकी सूची के उस न्यायालय के समक्ष जिसे वारंट जारी किया था तुरंत ले जाएगी, किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है जो वहां अधिकारिता रखता है तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जाई जाएगी और जब तक कि प्रतिकूल अच्छा कारण न हो वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश दे। धारा 104 कहती है कि अधिकारिता के पहले तलाशी में पाई गई चीजों का विवरण। यह धारा तब काम आती है जब कोर्ट अपने इलाके से बाहर किसी दूसरे इलाके के क्षेत्र में तलाशी लेने का वारंट भेजता है। मान लीजिए दिल्ली की एक कोर्ट ने किसी मामले में उत्तर प्रदेश के किसी तहत में तलाशी का वारंट जारी किया है। धारा 104 का सीधा मतलब है कि इस हिस्से में तलाशी और जब्ती से जुड़े कुछ मिले जुले और बहुत महत्वपूर्ण नियम दिए गए जो आधुनिक समय के हिसाब से बदल दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 105 के बारे में। श्रेय दर से इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण को अभिलिखित करना। इस अध्याय या धारा 185 के अधीन किसी संपत्ति वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी तलाशी अभिग्रहण के अनुक्रम में अभिग्रहित वस्तु की सूची तैयार करना, साक्षी द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना, किसी श्रेय से इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मोबाइल फोन को वरीयता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी विलंब किए बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिलेख को भेजेगा। भारतीय न्याय संहिता में एक बिल्कुल नया और सबसे बड़ा बदलाव है जब पुलिस जब भी किसी जगह की तलाशी लेगी या कोई सामान जब्त करेगी तो उस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग श्रव्य दर से इलेक्ट्रॉनिक साधन करना अनिवार्य है। तलाशी लेते समय सामान की लिस्ट, जब्ती सूची बनाते समय और उस लिस्ट पर गवाहों के साइन लेते समय इस पूरे काम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। पुलिस अधिकारी बिना किसी देरी के विलंब किए बिना उस वीडियो रिकॉर्डिंग को इलाके के डीएम, जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षित रखने के लिए भेजेगा ताकि पुलिस पर यह आरोप न लगे कि उन्होंने फर्जी या बरामदगी दिखाई है, ठीक है, या किसी को फंसाने के लिए खुद सामान रख दिया है, उससे पारदर्शिता आएगी। अब बात करते हैं धारा 106 के बारे में, कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। यह धारा पुलिस को किसी भी ऐसी संपत्ति, गाड़ी, पैसा, सामान आदि को जब्त करने की ताकत देती है जिस पर अपराध से जुड़े होने का शक हो। क्लोज 1, कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को अभिग्रहित कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिनसे किसी अपराध के लिए किए जाने का संदेह हो। क्लोज 1 कहता है अगर पुलिस को पक्का संदेह शिकायत मिले कि वह संपत्ति चोरी की है या वह सामान ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में मिला हो जिसे लगे कि कोई अपराध हुआ है, जैसे किसी लावारिस गाड़ी में खून के धब्बे या हथियार मिलना। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अभिग्रहण के रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल देगा। क्लोज 2 कहता है अगर जब्ती करने वाला पुलिसकर्मी अपने थाने के इंचार्ज एसएचओ से छोटा है, जैसे कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल, तो वह इस व्यक्ति की जानकारी तुरंत अपने थाना प्रभारी एसएचओ को देगा। अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। उपधारा 1 के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी
अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा, और जहां अभिग्रहित संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है, या जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है, जहां अन्वेषण के प्रयोजन के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखना आवश्यक नहीं समझा जाता है, वहां वह उस संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो यह वचनबद्ध करते हुए पत्र निष्पादित करे कि वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाएगी तब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके विवेक की बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का पालन करेगा। परंतु जहां उपधारा 1 के अधीन अभिग्रहित की गई संपत्ति शीघ्रतया और तत्कृत्या शेष हो, और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है या अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपए से कम, तो उसका पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जा सकेगा। धारा 503 और धारा 504 के ऊपर यथासाध्य निकटतम रूप से ऐसे विक्रय के शुद्ध आगामों को लागू होंगे। क्लोजिंग कहता है कि सामान जब्त करने के बाद पुलिस तुरंत इसकी रिपोर्ट इलाके के मजिस्ट्रेट को देगी। सामान भारी या ज्यादा होने पर अगर जब्त किया गया सामान इतना भारी या बड़ा है कि उसे कोर्ट में लाकर नहीं रखा जा सकता है, जैसे कोई बड़ी मशीन या बहुत भारी गाड़ी, या पुलिस थाने में रखने की जगह नहीं है, तो पुलिस क्या करेगी? इसमें बताया गया कि पुलिस तो सामान को किसी जिम्मेदार व्यक्ति या मालिक को देख रेख में सौंप देगी। इसके बदले उस व्यक्ति से एक बॉन्ड बंद पत्र भरवाया जाएगा कि जब भी कोर्ट इस सामान को मंगवाएगी मैं इसे पेश करूंगा। सड़ने गलने वाली चीजें, अगर जब सामान ऐसा है जो जल्दी खराब हो सकता है, जैसे फल सब्जियां या मांस, और उसका मालिक लापता है, तो सामान की कीमत 500 रुपए से कम है, तो पुलिस अधीक्षक एसपी के आदेश से उस सामान को तुरंत नीलाम किया जा सकता है और बिकने के बाद जो पैसा आएगा उसे सरकारी नियमों के अनुसार सुरक्षित रखा जाएगा। अब बात करते हैं धारा 107 के बारे में। संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। क्लोज 1, जहां कोई पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करते समय यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी आपराधिक क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप या किसी अपराध के कारित करने से व्युत्पन्न होती है या प्राप्त की जाती है, तो वह यथास्थिति पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए मामले का विचारण करने के लिए, अपराध का संज्ञान करने या सुपुर्द करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकेगा। ये धारा पुलिस को अधिकार देती है कि अगर किसी ने अपराध करके, जैसे धोखाधड़ी, मर्डर, ड्रग्स बेचकर कोई प्रॉपर्टी या पैसा कमाया, तो पुलिस उसे कुर्क करवा सकती है। क्लोज 1 कहता है कि अगर जांच अधिकारी आयोग को लगता है कि कोई संपत्ति, मकान, बैंक अकाउंट, जमीन सीधे टेढ़े तरीके से अपराध की कमाई से बनाई गई है, तो वह सीधे कार्रवाई नहीं करेगा, वह पहले अपने एसपी, पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर से मंजूरी लेगा। मंजूरी मिलने के बाद वह उस कोर्ट या पुलिस के पास अर्जी लगाएगा जहां उस केस का ट्रायल चल रहा है, ताकि उस संपत्ति को कुर्क किया जा सके। क्लोज 2 की बात करते हैं। यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट को साक्ष्य लेने के पूर्व या पश्चात यह विश्वास करने का कारण है कि सभी या ऐसी संपत्तियों में से कोई अपराध के लिए उपयुक्त की जाती है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को 14 दिनों के भीतर कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा कि क्यों न कुर्की का आदेश किया जाए। क्लोज को कहता है कि पुलिस की अर्जी मिलने पर कोर्ट सीधे प्रॉपर्टी लॉक नहीं करेगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत कोर्ट उस संपत्ति के मालिक को 14 दिन का समय देगी और एक नोटिस जारी करेगी जिसमें पूछा जाएगा क्योंकि न आपकी इस संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए, तो साबित करना होगा कि ये जो कमाई है, जो प्रॉपर्टी है, आपके अपराध से
हासिल नहीं किया, आपने कोई अपराध करके हासिल नहीं किया। अब क्लोज 3 की बात करते हैं, जहां धारा 2 के अधीन किसी व्यक्ति को जारी किया गया नोटिस किसी ऐसी संपत्ति को विनिर्दिष्ट करता है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के निम्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की जा रही है, तो ऐसे नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को ही तामील की जा सकेगी। क्लोज 3 कहता है, अगर अपराधी ने चालाकी दिखाकर वह संपत्ति अपने नाम पर न रखकर किसी रिश्तेदार, दोस्त या किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर रखी हुई है, तो कोर्ट उस तीसरे व्यक्ति को भी नोटिस की एक कॉपी भेजेगी ताकि वह भी कोर्ट में आकर अपना पक्ष रख सके। जब कोर्ट किसी संपत्ति को अपराध की कमाई मानकर शुरू करने का फैसला लेता है, तो क्लोज 4 की बात करते हैं, न्यायालय या मजिस्ट्रेट स्पष्टीकरण यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात उपधारा 2 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा, और ऐसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक तथ्य को तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को युक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसी संपत्तियों के संबंध में जो अपराध का आगमन होना पाई जाती है कुर्की का आदेश पारित कर सकेगा। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति कानून बताओ नोटिस में निर्दिष्ट 14 दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट एक पक्ष से आदेश पारित कर सकता है। क्लोज 4 कहता है, जब कोर्ट नोटिस भेजता है और वह व्यक्ति अपना स्पष्टीकरण जवाब कोर्ट में जमा करता है, तो कोर्ट उसके जवाब पर विचार करेगा। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा और उचित मौका दिया जाएगा। अगर सबूत और तथ्यों से यह साबित हो जाता है कि संपत्ति सच में अपराधी की कमाई से बनी है, तो कोर्ट कुर्की का फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। एक तरफा फैसला, अगर वह व्यक्ति नोटिस मिलने के बाद भी 14 दिनों के भीतर कोर्ट में हाजिर नहीं होता है और न ही कोई जवाब देता है, तो कोर्ट उसके बिना ही एक तरफा फैसला सुना सकता है। क्लोज 5 की बात करते हैं, उपधारा 2 में अनविष्ट किसी बात के होते भी यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट की राय है कि उस उपधारा के अधीन नोटिस के जारी होने से कुर्की या अभिग्रहण का उद्देश्य विफल हो जाए, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति को सीधे कुर्की या अभिग्रहण का एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, और ऐसा आदेश को उपधारा 6 के अधीन आदेश पारित करने का प्रवर्त रहेगा। क्लोज 5 कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अपराधी को भनक लग जाए या नोटिस मिले, तो वह तुरंत संपत्ति को बेच देगा या बैंक से पैसा निकाल लेगा, जिससे कुर्की का मकसद ही सफल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में कोर्ट को यह पावर है कि वह बिना नोटिस दिए तुरंत संपत्ति को फिर से या जब्त करने का एक तरफा अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कोर्ट अंतिम फैसला नहीं कर देता। क्लोज 6 की बात करें, यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट यह पाता है कि या अभिप्रेत संपत्ति अपराध का आगमन है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसे अपराध से प्रभावित हुए हो अपराध के ऐसे आगमों को अनुपातिक रूप से वितरित करने का निर्देश दे सकेगा। क्लोज 6 कहता है कि यह इस कानून का बहुत ही बेहतरीन और मानवीय नियम है। अगर कोर्ट को पक्का हो जाता है कि कोर्ट की गई संपत्ति अपराध की कमाई है, तो कोर्ट डीएम मजिस्ट्रेट को आदेश देगा कि जो लोग इस अपराध से पीड़ित हुए हैं, जैसे किसी फौजी स्क्रीन या ठगी के शिकार लोग, उनके नुकसान के हिसाब से पैसा संपत्ति अनुपातिक रूप से यानी जिसके जितने डूबे हैं उस हिसाब से वापस बांट दी जाए। क्लोज 7 की बात करते हैं, उपधारा 6 के अधीन पारित किसी आदेश की प्राप्ति पर जिला मजिस्ट्रेट 60 दिन की अवधि के भीतर अपराध के आगमों या तो सवे वितरण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को विचित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। क्लोज 7 कहता है, कोर्ट से आदेश मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट डीएम यह जिम्मेदारी होगी कि वह 60 दिनों के भीतर उस संपत्ति या पैसे को पीड़ितों में बांटे। डीएम यह काम खुद भी कर सकता है या अपने किसी जूनियर अधिकारी को इसके लिए अधिकृत कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लॉज 8 के बारे में। यदि ऐसे आगामों को प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार नहीं है या दावेदार अभिनक्षीय
योग्य नहीं है। दावेदारों के समाधान के पश्चात कोई अधिशेष है तो अपराध के ऐसे आगमों को सरकार जब्त कर लेगी। क्लॉज 8 कहता है अगर उस पैसे या संपत्ति को लेने के लिए कोई पीड़ित दावेदार सामने नहीं आता है या पीड़ितों को उनका पूरा हिस्सा देने के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है तो वह बचा हुआ पैसा या संपत्ति सरकार के खाते में चली जाए। ठीक है। अब बात करते हैं धारा 8 के बारे में। मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। कोर्ट मजिस्ट्रेट किसी स्थान की उसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। धारा 8 कहते हैं किसी मजिस्ट्रेट के पास यह पावर है कि वह किसी मकान की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी करे। वह धारा कहते हैं कि वारंट जारी करने के बजाय मजिस्ट्रेट खुद अपनी मौजूदगी में भी उस जगह की तलाशी दिलवा सकता है। जब जज साहब खुद खड़े होकर तलाशी कराएंगे तो पुलिस या किसी भी पक्ष द्वारा गड़बड़ी करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब बात करते हैं धारा 109 के बारे में। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज आदि को रद्द करने की शक्ति यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी दस्तावेज या चीज को जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष प्रस्तुत की गई है रद्द कर सकता है। धारा 109 कहते हैं कि परिवर्तन करने का सीधा मतलब होता है कानूनी रूप से अपने कब्जे में रख लेना या सील कर लेना। परिवर्तन का सीधा मतलब होता है कि कानूनी रूप से अपने कब्जे में रख लेना या सील कर लेना। जब कोर्ट में किसी केस की सुनवाई चल रही हो और कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने कोई दस्तावेज या कोई सामान जैसे कोई जाली वसीयत, फर्जी आईडी, कोई सबूत पेश करता है और कोर्ट को लगता है कि वह चीज इस केस के लिए बहुत जरूरी है और इसे वापस नहीं दिया जाना चाहिए तो कोर्ट उसे अपने ही पास जमा रख सकती है। अब बात करते हैं धारा 110 के बारे में। आदेशिकाओं के बारे में वेतिकारी व्यवस्था। क्लोज 1 जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय जिन पर इस संहिता का विस्तार है जिन्हें इसके पश्चात इस धारा में उक्त राज्य क्षेत्र कहा गया है यह जाता है कि धारा 110 कहती है देश के बाहर या राज्य के बाहर समन और वारंट भेजने के नियमों से जुड़ी भारतीय कोर्ट जहां यह कानून लागू है अगर चाहती है कि उसके द्वारा जारी किया गया कोई पॉइंट है किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम किसी समन की या अभियुक्त के नाम पर समन मतलब अभियुक्त के नाम का समन। पॉइंट बी किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की पॉइंट बी कहना है गिरफ्तारी का वारंट। पॉइंट सी किसी व्यक्ति के नाम या अपेक्षा करने वाले ऐसे किसी समन की कि वह किसी दस्तावेज या अन्य चीज को प्रस्तुत करे या उपस्थित हो और उसे प्रस्तुत करे। पॉइंट सी कहता है किसी गवाह या व्यक्ति को कोई दस्तावेज लाने का समन। पॉइंट डी किसी तलाशी वारंट की जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है तलाशी या निष्पादन किसी ऐसे स्थान में किया जाए। पॉइंट डी कहता है कि कोई सर्च वारंट किसी ऐसी जगह पर तामील की जाए। नंबर 1 उक्त राज्य क्षेत्रों के बाद भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर वहां वह ऐसे समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पास डाक द्वारा या अन्यथा भेज सकता है और जहां खंड घ में निर्दिष्ट किसी समन की तामील इस प्रकार कर दी गई है वहां धारा 70 के उपबंध उस समन के उस संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो जिस न्यायालय को वह भेजा गया है उसका पीठासीन अधिकारी उक्त राज्य क्षेत्र में मजिस्ट्रेट है। नंबर 1 कहता है कि अगर आपकी कोर्ट जैसे दिल्ली की कोर्ट को भारत के ही किसी दूसरे राज्य जैसे बम्बई या चेन्नई में किसी आरोप को समन या गिरफ्तारी वारंट भेजना है तो कोर्ट उस समन वारंट की 2 कॉपियां बनाएगी और सीधे वहां की लोकल कोर्ट के मुख्य अधिकारी पीठासीन डाक से या किसी अन्य तरीके से भेज देगी। वहां की कोर्ट उसे इस तरह तामील लागू करवाएगी मानो वह समन उसी के इलाके मजिस्ट्रेट ने जारी किया हो धारा 70 के तहत। ठीक है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।